बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है डायफ्रैक्शन। तो देखिए, डायफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि सिर्फ वेव्स के साथ मुंसलिक होता है। ये फिनोमेना जो है पार्टिकल्स में नहीं होता, और तमाम टाइप्स के वेव्स के साथ ये फिनोमेना होता है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो वेव्स इन वाटर है, चाहे साउंड है। तो उन तमाम में जो है डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। तो आ जाते हैं, अभी डिफ्रेक्शन क्या है। तो द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के अराउंड बेंड होना वेव्स का, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, इसको देख ले। इस इमेज को, ये इमेज है। तो देखिए, इस तरफ से वेव्स आ रही है, इस तरफ से वेव्स आ रही है, और ये वेव्स उस ऑब्स्टिकल से टकरा रही है। ये ऑब्स्टिकल है, रुकावट है। तो वेव्स यहाँ पे, यहाँ तक तो ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि आगे नहीं जा सकती वेव्स। लेकिन जो ऊपर का जो पोर्शन का वेव्स का आगे जा रहा है, वो आप देख रहे हो कि वो सीधा नहीं जा रहा, वो बेंड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो ये जो बेंडिंग है वेव्स की, इसको हम लोग कहते हैं डायफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। अब याद रख ले कि इसके बजाय अगर हम लोग फर्ज करें वेव्स के बजाय पार्टिकल्स दे देते हैं, और हम लोग फर्ज करें पार्टिकल्स फेंक रहे हैं इस तरफ, पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये पार्टिकल ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये फिर सीधे जाएंगे, ये बेंड नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है, ये सिर्फ वेव्स के साथ मुंसलिक है। ये फिनोमेना सिर्फ वेव्स में होता है, पार्टिकल्स में नहीं होता। अभी आ जाते हैं कि डायफ्रैक्शन वेव्स वाटर वेव्स में भी होती है, और वहां से आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, इस इमेज को देख लें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। वेव्स आ रही है यहाँ से वेव्स आ रही है, और ये एक ऑब्स्टिकल है, ये रुकावट है। लेकिन जब ये वेव्स इसमें से पास हो रही है, तो देखिए ये बेंड हो रही है। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है या बता रहा है कि जो है वाटर वेव्स में क्या हो रही है? डायफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? डायफ्रैक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और वो बता देता हूँ इमेजेस। देखिए, ये बड़ा क्लियर इमेज है। तो फर्ज करिए समुद्र का किनारा है, और यहाँ पे कोई रुकावट है, ये रुकावट है, ये रुकावट है। और याद रखिए, यहाँ से जो है वेव्स पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि वेव्स कितनी अच्छे तरीके से बेंड हो रही है। अगर इसमें डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ना होता, तो ये वेव्स बेंड नहीं होती। आ जाता है एक और इमेज में, दिखा देता हूँ। ये इमेज है, देखिए ये। तो इसमें भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो है डायफ्रैक्शन हो रही है। यहाँ से वेव्स आ रही है, यहाँ से वेव्स आ रही है, और ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है। तो याद रख ले, जब ये वेव्स आगे जा रही है, तो ये इसके कॉर्नर की तरफ बेंड हो रही है। ये क्या हो रही है? बेंड हो रही है। सही। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की बातें क्लियर हो गई होगी। अब याद रख ले कि ऑब्स्टिकल एक स्लिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्लिट। तो फर्ज कर दे कि यहाँ से वेव्स आ रही है, और ये मैं वेव फ्रंट जाहिर कर रहा हूँ। दो वेव फ्रंट्स के दरम्यान में जो फासला होता है, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। दो क्रस्ट के दरम्यान जो फासला होता है, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब याद रख ले, अगर फर्ज कर इसके आगे मैंने स्लिट रख दी,
क्या रख दी, एक स्लिट रख दी। देखिए ये भी स्लिट है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो स्लिट है। तो अगर फर्ज करें स्लिट की जो विड्थ है वो वेवलेंथ से कम हो या वेवलेंथ के बराबर हो, तो आप देखेंगे ये वेव जो है डायफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह, इस तरह डायफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ना होता तो उस वेव्स को सीधे जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये चूंकि वेव्स में होता है ये फिनोमेना, तो इसलिए वेव्स क्या हो जाएंगी, डायफ्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि स्लिट का साइज जो है वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। अभी फर्ज करें दूसरा केस देख लिया, यहाँ पर, यहाँ पे मैंने स्लिट का साइज बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, स्लिट का साइज बढ़ा दिया। और फर्ज करें ये वेव्स आ रही है, ये वेव्स इस तरफ आ रही है, और ये फासला कितना कहलाएगा, लैम्डा वेवलेंथ। और आप देख सकते हो कि इस केस में जो वेवलेंथ है वो स्लिट के साइज से कम है, स्लिट का साइज बहुत ज्यादा है। तो इस केस में याद रख ले कोई डायफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा, ये वेव्स स्ट्रेट जाएंगी, ये वेव्स क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट जाएंगी, इसमें डायफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। तो याद रख लिया, अगर आप चाहते हो कि डायफ्रैक्शन हो स्लिट के केस में, तो आप लोगों ने स्लिट का साइज जो है या विड्थ जो है वो कम से कम रखनी है। जितना स्लिट की विड्थ कम होगी उतना ही डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए इस पिछले इमेज में, इस वाली इमेज में ये रिपल टैंक में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस साइड में जो स्लिट का साइज है वो उन्होंने ज्यादा रखा है वाटर वेव्स के लिए, और आप देख सकते हो कि डायफ्रैक्शन इतनी नहीं हो रही। लेकिन इस वाले केस में देख लें, हम लोगों ने स्लिट का साइज कम कर दिया है, स्लिट का साइज कम कर दिया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायफ्रैक्शन जो है पहले केस के मुकाबले में ज्यादा हो रही है। तो याद रख लिए, जब अगर अगर आप लोगों ने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करना है तो स्लिट का जो साइज है उसको आप लोगों ने जो है वेवलेंथ के मुकाबले में कम रखना है। जितना कम रखोगे उतना ही ज्यादा डायफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोनाउंस होगा, ज्यादा होगा, विजिबल होगा, क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये दो इमेजेस भी देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे गैप ज्यादा है, इस केस में गैप ज्यादा है, तो डायफ्रैक्शन इतनी नहीं हो रही। लेकिन जब हम लोगों ने गैप को कम कर दिया तो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ज्यादा हो गया। अब याद रख ले कि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना सिर्फ वाटर के साथ नहीं, ये लाइट के साथ भी हो सकता है, साउंड के साथ भी हो सकता है। तो देखिए साउंड के केस में फर्ज करें एक आदमी दरवाजे के पीछे खड़ा है, सेट पे खड़ा है, और आप बातें कर रहे हो, लेकिन वो बात आप लोग की बातें सुन सुन रहा होता है। तो ये किस तरह सुन रहा होता है, तो इस केस में जो दरवाजा है ये एक तरह से स्लिट है, लेकिन जो साउंड का जो वेवलेंथ है वो उस दरवाजे के विड्थ से ज्यादा होता है। तो इसलिए डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो वहां पे ओकर होता है। और अगर कोई आदमी दरवाजे के साइड पे खड़ा है, सामने सामने नहीं खड़ा, और आप बातें कर रहे हो, तो आपकी आवाज वो सुन लेता है, वो आपकी आवाज क्या कर लेता है, सुन लेता है। एक और इमेज देख लेता हूं अगर हो, तो यहाँ पे कोई और ऐसी इमेज नहीं है। सही, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा पेचीदा टॉपिक भी है। तो अभी देखिए फर्ज करें मेरे पास एक सिंगल स्लिट है, क्या है, सिंगल स्लिट है। और फर्ज करें मैंने यहाँ से लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ली और उसको फॉल किया उसके ऊपर। और ये लाइट का वेवलेंथ है, लैम्डा, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है। और फर्ज करें ये वेवलेंथ जो है स्लिट के साइज के मुकाबले में ज्यादा है। अभी ये रोशनी आएगी, स्लिट में से पास होगी, रोशनी स्लिट में से पास होगी और सामने स्क्रीन पे टकराएगी। तो ये सामने क्या है, स्क्रीन है, ये सामने क्या है, स्क्रीन है।
तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि स्क्रीन पे हम लोग क्या देखेंगे, स्क्रीन पे हम लोगों को क्या दिखाई देगा। अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है स्लिट के साइज के मुकाबले में ज्यादा है या उसके कंपेरेबल है, और वो स्लिट में से रोशनी पास होती है, स्क्रीन से टकराती है, तो स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा। तो आ जाते हैं, मैं एक वो बता देता हूँ। एक पिक्चर मैंने नेट से ली है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये इमेज है, ये, सॉरी ये नहीं, तो स्क्रीन पे आपको ये मिलेगा। देखिए, ये स्लिट है, ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ फर्स्ट करें डी है, और इस तरफ से वेव्स आ रही है, इस तरफ से वेव्स आ रही है, वेव स्लिट में से पास हो रही है और स्क्रीन पे टकरा रही है। और फर्ज करें जो लाइट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो रेड कलर का लाइट इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? रेड कलर का लाइट इस्तेमाल किया है। तो स्क्रीन पे आपको इस तरह का फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। आपको सेंटर पे रेड कलर का स्पॉट नजर आएगा, फिर जो है डार्क, स्क्रीन बिल्कुल डार्क होगी, फिर जो है रेड कलर का स्पॉट दिखाई देगा, फिर डार्क होगा स्क्रीन, फिर जो है डार्क रेड कलर का स्पॉट नजर आएगा। तो इसका मतलब है अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये कोई डबल स्लिट तो नहीं है, सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट में ये इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना किस तरह हो रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के लिए दो स्लिट्स का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल स्लिट है, तो ये फिनोमेना किस तरह हो रहा है? तो अभी इसका आंसर हम लोग इस लेक्चर में ढूंढेंगे। और दूसरी बात याद रख लें कि ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती। जो सेंट्रल फ्रिंज होता है स्क्रीन के बिल्कुल स्लिट के सेंटर से बिल्कुल सामने सामने, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए, ये ग्राफ जो है इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो सेंट्रल वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर कंप्लीट डार्क आएगा, फिर जो है उसके बाद एक ब्राइट आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसके बाद डार्क आ गया, इंटेंसिटी जीरो, फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लेकिन कम हो जाएगी, और ये इंटेंसिटी कम होते आखिर में क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। लेकिन याद रख ले, जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो स्लिट के सामने सामने वाले जो स्पॉट होगा उसकी होगी। तो इसके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। और इसके बाद जो है, उसके बाद ये जो आते हैं इसको हम लोग कहते हैं मिनिमा। ये जो आते हैं इसको क्या कहते हैं? मिनिमा। और ये जो उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या कहेंगे? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा की होगी। और फिर उसके बाद इंटेंसिटी जो है कम होना शुरू हो जाएगी जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और ये इमेज भी क्लियर हो गई होगी। अभी फर्ज करें, अगर हम लोग फर्ज करें ग्रीन लाइट इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन लेजर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो है रेड लाइट के बजाय आपको क्या मिलता? ग्रीन कलर मिलता। तो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में इसकी कोई इमेज डाउनलोड नहीं की। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, ऊपर वाले केस में उन्होंने जो है, ऊपर वाले केस में जो है ग्रीन लाइट का लेजर इस्तेमाल किया है, और नीचे वाले में जो है रेड कलर का लेजर इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे आप फिर किनारों की तरफ जाते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो चले अभी आते हैं कि क्वेश्चन ये है कि ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्यों हो रहा है यहाँ।
किस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्यों हो रहा है? ये तो सिंगल स्लिट है, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्यों बन रहे हैं? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्यों बन रहे हैं? तो देखिए, फर्स्ट करें, मेरे पास एक स्लिट है और यहां से वेव्स आ रही है, ये वेव्स आ रही है, और ये वेव्स का वेवलेंथ है लैम्डा। और मैं फर्ज कर लेता हूं कि लैम्डा जो है स्लिट के कंपेरेबल है या स्लिट के विड्थ से ज्यादा है। यहाँ पे वैसी विजिबिलिटी के लिए मैंने जो है स्लिट के साइज को बड़ा दिखाया है, बड़ा बनाया है। और फर्ज करिए जो स्लिट है उसकी विड्थ जो है वो डी है। स्लिट की विड्थ कितनी है? डी है। तो अभी देख लें, स्लिट के सेंटर का मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट को मैं कहता हूँ क्यू, और उसके सामने सामने जो है स्क्रीन पे मैंने पॉइंट क्या ले लिया? ओ। क्या ले लिया? ओ। और हाँ, यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि स्लिट बहुत दूर है, और ये जो फ्रंट्स आ रहे हैं, वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट्स है। इसका मतलब है सोर्स भी दूर है स्लिट से। तो अभी आ जाते हैं कि पहले सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बन रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बन रहा है? तो देखिए, हम लोगों ने कहा था कि सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी ज्यादा हो। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बन रहा है? पहले हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो मिनिमा पे आएंगे कि मिनिमा क्यों बन रहा है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि अगर ये फर्ज करे वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट जो है वो एज अ सोर्स बिहेव करेगा, वो एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा। तो अभी याद रख ले, यहाँ पे भी एक वेव फ्रंट आ रहा है स्क्रीन स्लिट के अंदर, ये एक वेव फ्रंट आ रहा है। तो इस वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट क्या बिहेव, किस तरह बिहेव करेगा? एज अ सोर्स बिहेव करेगा। तो मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे बना रहता हूँ, ये एक वेव फ्रंट है। सही। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई भी वेव फ्रंट हो, तो उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पर बिहेव करेगा, वो वेव्स इमिट करेगा। तो अभी देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर के सेंटर पे मैक्सिमा क्यों बन रहा है और फिर ऊपर की तरफ मिनिमा और मैक्सिमा क्यों बन रहे हैं, तो इसका आंसर आपको ये हाइजेंस प्रिंसिपल देगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इस स्लिट के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, ये जो कि बिल्कुल स्लिट के टॉप के करीब है, और ये नीचे वाले को मैं नाम देता हूँ बी। क्या नाम देता हूँ? बी। और यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको मैं नाम देता हूँ एक्स, और यहाँ पे ये पॉइंट देता हूँ वाई। सही। ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है। ए से एक्स का फासला, एक्स से क्यू का फासला, क्यू से वाई का फासला, और वाई से बी का फासला सेम। हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक तो हर पॉइंट एज अ सोर्स बिहेव करेगा, लेकिन इतने ज्यादा पॉइंट्स में ड्रा नहीं कर सकता। मैं समझाने के लिए जो है सिर्फ 3-4 पॉइंट्स दिया। तो अभी देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बन रहा है? तो देखिए, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। ये सारे क्या इमिट कर रहे हैं? वेव्स इमिट कर रहे हैं। और ये वेव्स इमिट होने के बाद मूव करते करते स्क्रीन पे आते हैं। तो पहले आ जाते हैं ए पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए, ए पॉइंट से जो ओ तक वेव्स डिस्टेंस कवर कर रही है, वो ये डिस्टेंस है। और अगर आप बी से ले ले तो वो डिस्टेंस ये है, और बी से आप डिस्टेंस ले ले तो वो ये डिस्टेंस है। तो देखिए, ए से लेकर ओ तक डिस्टेंस और बी से लेकर ओ तक डिस्टेंस सेम है। तो इनके दरमियान कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। जब पार्ट डिफरेंस नहीं होता तो वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है?
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो याद रख ले कि ए जो सोर्स है और बी जो सोर्स है उनसे निकलने वाली वेव जो है वो पे कौन सा इंटरफेरेंस करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आ जाते हैं कि कोई और पॉइंट ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। तो एक्स से जो निकलने वाली वेव्स है वो ओ तक पहुंचने के लिए ये फासला तय कर रही है, लेकिन वाई से जो वेव्स निकल रही है वो ओ तक पहुंचने के लिए ये फासला तय कर रही है। और इस केस में आप देख सकते हो कि ये फासला भी सेम है, पाथ डिफरेंस 0 है। तो यहाँ पे एक्स और वाई से जो वेवलेट्स निकल रही है सेकेंडरी, वो यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लाजमी बात नहीं, लाजमी नहीं कि ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हो, अगर बहुत सारे पॉइंट्स आप ले ले, एक पॉइंट ले ले, ये ले ले, तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट नीचे ये भी होगा। तो इन तमाम जो पॉइंट्स इनसे जो वेवलेट्स निकलेंगे वो ओ पर जो है कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो स्लिट का देख, स्लिट के मिड से ऊपर जितने पॉइंट्स हैं तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग एक नीचे पॉइंट भी है, और ऊपर जो पॉइंट्स है वहां से जो वेव्स निकल रही है स्लिट ओ पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना फासला तय कर रही है, तो नीचे पॉइंट्स पे भी उतना ही फासला तय कर रही है। हर ऊपर पॉइंट के लिए एक नीचे भी एक पॉइंट है। तो इसलिए याद रख ले कि तमाम जो वेवलेट्स है ये ओ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और इसीलिए जो है ओ पे आपको इस तरह का ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेंट्रल मैक्सिमा की एक्सप्लेनेशन आ गई होगी, समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बनता है। अभी चलते हैं कि सेंट्रल मिनिमा क्यों बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए फिर वही फिगर है मेरे पास, ये स्लिट्स है, ये स्लिट है और वो स्क्रीन है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि ये जो है स्लिट की विड्थ कितनी है, डी है, और ये मेरे पास क्यू पॉइंट है, और ये स्क्रीन पे कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। तो ये सेंट्रल लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, क्या ड्रा कर लेता हूँ, सेंट्रल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए अभी आ जाते हैं इस बात की एक्सप्लेनेशन पे कि ये सेंट्रल मिनिमा क्यों बन रहा है। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैक्सिमा हो गया, तो मिनिमा के लिए ये जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, थीटा। और जहां पे ये मिनिमा बन रहा है फर्स्ट कर उस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ, पी। क्या कह रहा हूँ, पी। तो देखिए ये फर्स्ट करे पॉइंट पी है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, मिनिमा। और ये एंगल फर्स्ट करे मैं ले लेता हूँ थीटा। तो अभी मैं ये कोशिश करूंगा कि ये थीटा मालूम कर लूं कि किस एंगल पे मिनिमा बनेगा, और एक और वजह भी देखेंगे कि ये मिनिमा बनता क्यों है, और उसके बाद मैक्सिमा पे भी आएंगे। सही। तो आ जाते हैं। अब याद रख ले मिनिमा को एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैं ये कंसिडर करूंगा कि ये स्लिट के अंदर जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स में कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने क्या नाम दिया था, ए। नीचे जो पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया बी। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने क्या नाम दिया, एक्स। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने क्या नाम दिया, वाई। ठीक है। स्लिट में से जो वेव फ्रंट पास हो रहा है उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। हर पॉइंट जो है वो एज अ सोर्स के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो अभी आ जाता है कि पी पॉइंट की तरफ जाते हैं। पी पॉइंट की तरफ ये वेव जाएंगे, ए से भी, एक्स से भी, क्यू से भी, वाई से भी,
बी से बी, क्या कहेंगे, बी से बी। इन तमाम जो रेज हैं इनको फोकस करने के लिए, चूंकि स्क्रीन बहुत दूर है, हम लोग दरम्यान में एक लेंस भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की डायफ्रैक्शन को कुछ बुक्स में कहते हैं फ्राउन ऊपर डायफ्रैक्शन। लेकिन अभी हम लोग को लेंस को कुछ आप लोग की किसी बुक्स में दिखाया नहीं गया है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये मिनिमा क्यों बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट करिए यहाँ पे मिनिमा है इस पॉइंट बी पे, तो मिनिमा क्यों बन रहा है। तो फर्स्ट करें मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और पॉइंट बी ले लेता हूँ, तो इनके दरम्यान पार्ट डिफरेंस मालूम करूंगा। तो पार्ट डिफरेंस के लिए मैं ये परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, और ये एंगल आप लोग को पता है 90 है। और अभी देखिए इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और ये डिस्टेंस डी है, और ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए हम लोगों ने थीटा किस एंगल को कहा था, इसको कहा था। लेकिन याद रख लिये आप ज्योमेट्री से आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, सही। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये क्या है, डी साइन, बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, उसमें सॉरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ये लेंथ कितनी होगी, डी साइन थीटा। इसका मतलब है पार्ट डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा, किन दो वेव्स के दरमियान में, जो ए पॉइंट से आ रही है और बी पॉइंट से। तो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, डी साइन थीटा, सही। अभी देख ले यहाँ पर फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि पी पॉइंट कुछ इस तरह का पॉइंट है कि जिसके लिए ए से जो वेव्स निकल रही है और बी से जो वेव्स निकल रही है, उनके दरमियान में जो पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस फर्स्ट करें एक लैम्डा के बराबर। कितने के बराबर है, एक वेवलेंथ के बराबर है। तो चलो अगर ये एक वेवलेंथ हो गया है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो देखिए आप चेक देख सकते हो कि ये फासला कितना होगा, d/2, कितना होगा, d/2। और ये एंगल जो है मेरे पास थीटा है, तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, λ/2। ये लेंथ कितनी होगी, λ/2। ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है कि उनके साइड का रेशो सेम रहता है, सही। तो अभी देख ले यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि अगर आप ए और क्यू को कंसीडर कर लें, तो ए से जो पी तक वेव जा रही है और क्यू से वेव जा रही है पी तक, उनका दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/2। कितना आ रहा है, λ/2। तो जब λ/2 आ रहा है, तो इसका मतलब है ए और क्यू से जो वेव्स जा रही है पी तक, वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। λ/2 के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अभी याद रख ले कि अगर हम लोग इस तरह पेयर बनाते जाए, स्लिट के मिड से ऊपर भी एक पॉइंट ले और नीचे भी एक पॉइंट ले ले, पेयर्स बनाते जाए, तो आप देखेंगे तमाम पेयर्स के लिए जो है पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। तो फर्ज कर रहे थे कि मैं ये ले लेता हूँ, एक्स और वाई ले लेता हूँ। तो आप देख लेंगे, आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई के दरम्यान में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, λ/2। तो ये जो दो वेव्स पहुंचेंगी पी पे, तो कौन सा इंटरफेरेंस करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। आप कोई और पॉइंट ले लें, फर्ज करें, देखिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ, तो वाई से भी थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लूंगा, तो इनके दरम्यान में जो फासला होगा वो d/2 होगा, और इन दोनों के दरम्यान जो पार्ट डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा। तो ये भी जब स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी के दरम्यान में इनफाइनाइट सोर्सेज है, हर पॉइंट एक सोर्स के तौर पर बिहेव कर रहा है, लेकिन ये तमाम सोर्सेज की जो वेव्स लेट्स पहुंच रही है पी तक, वहां पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है,
इसलिए आपको स्क्रीन पे जो है एक मिनिमा मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है। तो अभी आ जाता है कि डार्क फ्रिंज के लिए या मिनिमा के लिए कंडीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंडीशन निकालते हैं। तो देखिए मैं लिख लेता हूं कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि अगर आप ए और क्यू की बात कर ले तो उनके दरम्यान में फासला कितना है? इनके दरम्यान में फासला d/2 है। कितना है? d/2। और ये लेंथ कितनी होगी? d/2 साइन थीटा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू, और इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट मिनिमा के लिए ये पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा था? λ/2। कितना आ रहा था? λ/2। तो देखिए इस इमेज को मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ए है, ये क्यू है, इनके दरमियान फासला कितना है? d/2, क्योंकि स्लिट का आधा है। और इनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस था वो कितना था? λ/2। कितना था? λ/2। तो हम लोगों ने देखा कि d/2 साइन थीटा, सॉरी ये जो पार्ट डिफरेंस था ये कितना था? d/2 साइन थीटा ये आएगा। लेकिन इसको हम लोगों ने क्या नाम, किसके इक्वल कर दिया? λ/2 के। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो वो λ/2। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसका मतलब है कि वो एंगल जिस पे ये कंडीशन पूरी हो रही हो कि d साइन थीटा लैम्डा हो, वहां पे पहला मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट मिनिमा आएगा। तो अभी आ जाता है कि दूसरा मिनिमा भी तो आएगा, मिनिमा तो एक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, थर्ड मिनिमा है। तो उनके लिए क्या करेंगे? तो उनके लिए आप इसको जर्नलाइज कर सकते हो सेकंड मिनिमा के लिए, ये तो फर्स्ट मिनिमा के लिए। अगर आप लोगों ने सेकंड मिनिमा के लिए देखना है तो आप देख देख सकते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये किसके लिए आएगा? सेकंड मिनिमा के लिए आएगा। और इसी तरह अगर आप थर्ड मिनिमा के लिए चेक करें तो ये डी साइन थीटा जो है 3 लैम्डा आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं nth ऑर्डर मिनिमा के लिए बात करूं तो देखिए nth ऑर्डर मिनिमा की बात करूं तो उसके लिए कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे एम लैम्डा, एम लैम्डा लिखेंगे। एन भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, जबकि एम की वैल्यू क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो याद रख ले ये nth सॉरी mth ऑर्डर जो है मिनिमा है, mth ऑर्डर मिनिमा है उसके लिए कंडीशन है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का थीटा मालूम करना है तो यहाँ पे हम लोग m की वैल्यू 1 दर्ज कर देंगे, तो थीटा निकाल सकते हैं कि किस एंगल पे जो है मिनिमा बनेगा। अगर आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर मिनिमा का चेक करना है तो m की वैल्यू 2 दर्ज कर। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
ये कंडीशन तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी, लेकिन याद रख लें यहाँ पे ये कंडीशन जो है अभी वो मिनिमा के लिए आ रही है, कंस्ट्रक्टिव के लिए आ रही है। अब याद रख लें कि मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है वो उसकी डेरिवेशन आपके इसमें बुक में नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल वो रिजल्ट लिख लेता हूँ। तो मैक्सिमा के लिए देखिए, mth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए हम लोग जो कंडीशन लिखेंगे वो क्या होगी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जबकि m की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इमेज भी मैंने डाउनलोड किया था, इसको भी देख लें। तो देखिए स्लिट है और रेज आ रही है, पास हो रही है, पैरेलल रेज है, इसका मतलब है सोर्स बहुत दूर है, और ये स्लिट में से पास होने के बाद डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, और स्क्रीन पे आप जो ये इस तरह का पैटर्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ग्रीन लेजर इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हो कि जो जो मैक्सिमाज है उनकी विड्थ जो है वो सेम नहीं है, उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंटेंसिटी कम और कम, और इस तरह ग्रेजुअली कम होती जाएगी, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो ये हो गया यंग्स, सॉरी, डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट।